أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 28वां रोज़ा और आज की शब मुमकिना शब क़दर। तो यकीनन जिस तरह हम कहते हैं ना कि अक्सर मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ जो कि रमज़ान ट्रांसमिशंस और मुख्तलिफ रमज़ान से रिलेटेड प्रोग्रामिंग से एसोसिएटेड हैं, तो उनका कहना है कि अब फ़िनिश लाइन नज़र आ रही है। यानी लिटरली जब हम ये महीना शुरू करते हैं एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, अल्लाह ताला के हुजूर एक अदना सी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हम आपके लिए अच्छा प्रोग्राम लेके आएँ, ख़ुद भी कुछ सीखें एंड वी क्रिएट वैल्यू फॉर यू। लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ा सा डर भी होता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपको गिरा गुजरे या हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह ताला सबको उस तरह की सिचुएशन से महफूज रखे। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो वो यकीनन मैं ये
बात वसूख से कह सकती हूँ कि इंटेंशनल नहीं होता। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़े से अपने दिल भी वसी करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना बहुत ही बाबरकत रहा है। अशराए निजात की आखिरी चंद रोज़ हमारे पास, और इससे भी रिलेटेड मेरे ख्याल में अब हर घर में ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो किचन हो, आपका वार्डरोब हो, या फिर आपकी घर की तज़ीनो आराइश हो। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे आपको आसानी से कारपेंटर, पेंट करने वाला, कुशन सीने वाला, इन सब के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे होंगे। सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रश है। जहाँ हम मुख्तलिफ़ और फ़जीलतों का ज़िक्र करते हैं, ये भी बड़ा अहम होता है कि हम ये देखें कि रमज़ान का महीना कितनों के लिए कुशादगी रिज़्क लेके आता है। आम तौर पे जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं हैं वो भी हमारे लिए अवेलेबल हो जाती हैं। फेनियों की बात कर लें, खजले की बात कर लें, जो रौनक आपको नज़र आ रही है। लेकिन कल जब हम उलमाए दीन से बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे मुझे तकलीफ़ होती है, या किसी को भी मेरे ख़्याल में नोटिस करते हुए तकलीफ़ होती होगी, कि फ़जर के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों में इस वक्त जो रौनक है, एक तो लोग एतकाफ़ के लिए बैठे हुए हैं, आपको कम से कम 2 या 3 सफ़ें लोगों की नज़र आएंगी। इट सीम्स फुल, इट फील्स वंडरफुल। लेकिन जैसे ही हम शवाल में पहुंचते हैं, ईद के बाद ये जो रौनक है चली जाती है और हम इसको मिस करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो भी हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेके आए हैं उसको कायम व दायम रखने की सलाहियत दे, हिदायत दे। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले चलते हैं किचन की तरफ, एंड आई एम श्योर समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ इन द वर्क्स। देखो बहन, आज है वीकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यकीन है कि कुछ फेस्टिव सा आप बना रही हैं। यस एग्जैक्टली, ईद करीब है और प्री इफ्तार सेगमेंट है हमारा, तो हम प्री ईद की आपको चीज़ें बता सकते हैं। हाँ। अच्छा, बिरयानी तो सबकी जान है, कुछ भी दावत हो कुछ हो, और ईद जैसा त्यौहार हो तो बिरयानी तो सबकी जान होती है। तो आज हम लोग बना रहे हैं मोतिया बिरयानी। अच्छा, मोतिया बिरयानी से, और मुझे नज़र आ रहे हैं चिकन मीट बॉल्स। सो कोफ्ता बिरयानी की एक किस्म है, कह सकते हैं, लेकिन देखिए जो बीफ का कोफ्ता बनता है उसका कलर चेंज होता है, वो ब्राउन में होता है, तो वो लगता है कि हाँ कोफ्ते हैं। हाँ। इसको मोतिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिकन का है ना, तो वो वाइट बॉल्स की तरह आ रहे और होंगे। अगर इसमें आपने और एस्थेटिक्स बनना है तो आप टमाटर ना डालें, आप सारा मसाला वाइट रखें। Yes, yes. और उसके बाद रंग की जगह भी ज़ाफ़रानी या ऑरेंज कलर ना डालें, ग्रीन डाल दें। ग्रीन। क्या बात है, यार मैं क्रिएटिव होती जा रही हूँ तुम्हारे साथ रह के सिमरन। तो जो अच्छा, है, मुझे एक चीज़ बताइए, इज दिस अ स्पाइसी बिरयानी? नो, इट्स नॉट अ स्पाइसी माइल्ड, बिरयानी। बिल्कुल। तो ये हल्की सी। परफेक्ट है अगर आपने इसको इन एडिशन रखना है। हमारे यहाँ वैसे ईद वाले दिन ना आलू गोश्त बनता है, कोरमा बनता है, तो उसका मसाला अगर आपने ऐड करना हो तो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। परफेक्ट एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों के लिए भी बेहतरीन है। अच्छा सा रायता बनाए, रायते में ऑप्शंस दे दीजिए। एक मिर्ची वाला रायता हो सकता है, एक Normal प्याज सा हो टमाटर सकता है, वाला yes. रायता हो सकता है, लौकी वाला रायता हो सकता है। यार आज इसके साथ वैसे लौकी वाला रायता होना चाहिए। दानिश हमें- भाई लौकी लेकर आए। फरमाइशें बढ़ती चली जा रही है। अच्छा जी, मोतिया बिरयानी के अलावा क्या बना रही हैं? इसके अलावा हम लजीजा की रसमलाई बना रहे हैं, क्योंकि प्री इफ्तार है तो हम इसको रात में जैसे बना के रख लें, कल दावत है, ठंडा ठंडा चिल चिल सर्व करें। और मज़े की बात ये है कि झटपट बन जाएगा। बिल्कुल इसकी सही। जो मिक्स है, हमारा मिक्स है, इसको आप जस्ट बीट करें अंडे के साथ और इसको आप मिल्क में ऐड करके पका लें, आपकी रसमलाई यार ready कल हो तो जाएगी। मेरी ईद हो गई, कल जुम्मतुल विदा था, 27वां रोज़ा था। मुझे ऑफिस की तरफ से पहली दफ़ा मैं निकलने लगी, मुझे तारिक साहब ने कहा ये आपके लिए लजीजा की तरफ से गिफ्ट पैक। और मैं काफ़ी उसको देख के ना इंटरेस्टिंग मुझे लगा इसकी कि उसमें varieties भी तो सारी इतनी है, चीज़ें हर हैं। चीज़ है। और ईद में तो मज़े आ गया, बहुत सारी ईद चीज़ें में मेन बना के हमारा रख दो। शीर खुरमा रहता है, वो तक है उसमें। तो मुझे क्या ये बताओ चाहिए? कि मेरा एक सवाल था, जो हमारे अक्सर इस तरह के मिक्सेस होते हैं उसके अंदर जो रंग बिरंगी सवैयाँ होती हैं, ब्राउन वाली तो मुझे पसंद है, उसको आप गोल्डन ब्राउन करें वो इतनी अमेजिंग लगती हैं। ये जो कलरफुल वाली होती हैं उसको तुम शीर में बनाओ या फ्राई करो, उनका कलर ख़राब नहीं हो जाता? नहीं। मुझे लगता है इन दी एंड सारी एक जैसी लगने लग जाती हैं। नहीं, आप उसको अलग से बॉईल अगर करो ना, जैसे मिक्स में तो हमारे पास जो लजीजा की जो वो है उसमें इन लोगों ने मेरे ख्याल में येलो कलर ही डाली है सिर्फ, हाँ। है ना। जो आप जो कलरफुल लेते हो ना, आप जैसे उसको लबे शीरी और बाकी होते हैं उसके उसको अंदर आप उन्होंने अलग से मिलाया बॉईल होता है। करो। हाँ, ओके। जो कुछ लोग दूध में मिला लेते हैं ना, तो वो कलर फिर अलग हो जाता है, लाइट हो जाता है। लाइट हो जाता है। आप ठीक उसको है। अलग से बॉईल करो तो उसका कलर फेड नहीं होगा। बिल्कुल सही है। या मुझे लग रहा था कि कभी उसको हल्का सा फ्राई करके ऊपर आप डाल सकते हैं तो उसमें और नहीं, कलर वो एनहांस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। Too much अब सवैया को आप थोड़ा भून के डालें, वो तो मंचूरियन बन शदीद- जाए। नहीं, वो क्या होता है, चॉप सुई बन जाएगा उसका। शदीद चॉप सुई बन जाएगा। शदीद चॉप सुई। अच्छा जी, आप कैरी ऑन करें। इसी के साथ जी हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत से कलाम, नातिया कलाम से करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है नन्ही ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ैनब?
सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमने कहा ज़ैनब की वैरायटी आपको देते हैं। हमेशा मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, वो जो हमारी दूसरी वाली ज़ैनब फ़ातिमा है ना, वो भी आपकी जितनी आई थी। अब माशाल्लाह उनको 2-3 साल हो गए हैं, तो उनकी हाइट भी बढ़ गई है, आवाज़ भी ज़्यादा पुरज़ोर हो गई है। आज आप पहली दफ़ा पढ़ रही हैं कलाम? जी। चलें, ज़बरदस्त। और आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह हम आज भी फ़ीचर कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट, लेकिन ये बहुत ही मुनफरिद है और ख़ास तौर पे आगाज़ इस बात से करना चाहेंगे कि हम में से हर कोई आगे बढ़कर इस रमज़ान मुबारक की नेकियां समेटना चाहता है। इस महीने के बियॉन्ड भी पाकिस्तानीज़ आर नोन फॉर देयर चैरिटेबल एंडेवर्स। चाहे आप मुल्क में हों या मुल्क से बाहर हों, आपका दिल चाहता है कि यहाँ की वो ऑर्गेनाइजेशंस जो रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं उनकी आप मदद कर सकें। लेकिन अगर आप वतन से दूर हैं या आप इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, क्योंकि एक ये भी मसला मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जो बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड इदारे हैं, जिनके पीछे अब सालों नहीं दिहाइयों की मेहनत है, उनसे तो हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन नए आने वाले जो अपने तरीके से इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला रहे हैं, रियल बट नीश इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। सो देयरफॉर वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द आई केयर फाउंडेशन, जिसको आज हम फीचर कर रहे हैं। दे आर बेसिकली अ डोनर एडवाइजरी, यानी ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट हैं ये इनके साथ मुंसलिक हैं। आप अपनी पसंद के शोबे से रिलेटेड या तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड ढूंढ सकते हैं कि अगर आप सिंध में काम करना चाहते हैं, आप बलूचिस्तान में डोनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ये आप आई केयर फाउंडेशन पे जाके पता लगा सकते हैं। दे हैव मोर देन 140 ऑर्गेनाइजेशंस लिंक्ड विद देम। और ना सिर्फ ये कि ये आपको एडवाइस करते हैं, ये इन NGOs को, इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को भी एडवाइस करते हैं कि उनको अपने आप को सस्टेनेबल बनाने के लिए, अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए आज इनकी टीम से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं द सीनियर मैनेजर प्रोग्राम एंड डोनर एंगेजमेंट इरम दानियाल। थैंक यू सो मच इरम फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं द कंट्री डायरेक्टर ऑफ आई केयर सैयद हसन अली। बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपकी भी आमद का। हसन, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, आप किस तरह मुंसलिक हुए आई केयर के साथ एंड द टाइम दैट यू हैव स्पेंट विद देम, हाउ हैव यू सीन दिस एडवाइजरी एक्चुअली टेक शेप, और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ मिलाने के लिए व्हाट इज़ द पिच, हाउ डू यू सिलेक्ट देम, हाउ डू यू फिल्टर देम? सो मैं पिछले 10 साल से 12 साल से इस सेक्टर से मुंसलिक हूँ। आई केयर से मैं अभी 1 साल से मैं आई केयर के साथ काम कर रहा हूँ और बड़ा मज़ा आता है ये देख के कि इतने सारे इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानने को मिलता है, उन सब और डोनर से बात करने को मिलता है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आप जिस तरह से आप 36,000 फीट की बुलंदी के ऊपर जहाज़ में जा रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि वो प्रॉब्लम को उस तरह से देख रहे होते हैं। You get the drone view of all the good that is happening out there. लेकिन मुझे ये बताएं हसन कि मैंने अभी जैसे इंट्रो में भी कहा कि some organizations have done a fantastic job in not just in donor outreach, in letting the community know about their work, but also scaling up. जब कोई not for profit scale up करती है तो अपनी quality of service को स्टैंडर्डाइज कैसे रखे, उसी मेयार पे कैसे बरकरार रखे, इसमें आपकी क्या इंसाइट है? सो ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर इदारे जो हैं वो स्केलेबिलिटी को अपने उसमें नहीं देखते हैं, और बहुत सारे इदारे हमारे पास मौजूद हैं जो जिनका एग्जांपल है कि उन्होंने 100 साल से काम कर रहे हैं, 80 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेसेंसी आ जाती है एंड उनके पास वो प्रोफेशनल लोग नहीं होते जो कि उसको उस तरह से इन्विजन कर सकें कि इस इदारे को हमने स्केल करना है, पूरे पाकिस्तान में लेके जाना है। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, साइलोज़ में काम हो रहे हैं, लेकिन वो ये है कि उसको उस नज़रिए से देखने वाला मेरे ख्याल में लोगों की मेरे ख्याल में कम्युनिटी आउटरीच को भी वक्त के साथ साथ अपडेट होना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू डोनर्स हु आर नॉट जस्ट इन योर विसिनिटी और इन पाकिस्तान। इरम, आपका भी इस शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे ये बताओ कि अभी जो नए आने वाले इदारे हैं या सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे लगता है कि दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया, द डिजिटल मीडिया फार मोर इफ़ेक्टिवली, जबकि मैं जो हमारे मुस्तनद पुराने इदारे हैं, जैसे मैं दारुल सुकून की बात करूं या बाकी और हैं, उनकी प्रेजेंस आपको डिजिटली नज़र नहीं आएगी। सो डू यू एडवाइस देम टू बिकम मोर रोबस्ट?
एब्सोल्युटली, इनफैक्ट वन ऑफ द एडवाइजरी सर्विसेज के एम्बिट के अंदर हम अपने पार्टनर चैरिटीज़ को भी ये बोल रहे होते हैं, वेदर इट इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग इन द राइट पीपल, हायरिंग द राइट टीम फॉर देमसेल्व्स, ताकि उनका काम और उनका इम्पैक्ट ग्रो हो। उसके साथ साथ हम उनको इनक्रेज करते हैं कि वो सोशल मीडिया हो गया या अदर डोनर इंगेजमेंट के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, जिसके थ्रू वो अपना काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचा सकें। कम्युनिकेशन ऑल्सो बिकम्स टू वे। यही ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ आपको मान और वतन से आपकी मदद कर रहे हों, सिर्फ आपको डोनेशंस दे रहे हों या ज़कात दे रहे हों। व्हेन यू आर एबल टू शोकेस योर स्टोरी, हो सकता है आपको एक्सपर्टीज़ मिल जाए। पीपल स्टार्ट डोनेटिंग देयर टाइम एंड दे वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड एंड वांट टू डू समथिंग फॉर इट। जैसे मैं अक्सर आई इंगेज विद द KDSP, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर में कोई अगर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में शख्स है, तो वो उनका एक नेचुरल बेंट बनता है टूवर्ड्स सच ऑर्गेनाइजेशंस। मैं एक चीज़ इधर ऐड करूँगी, जो एडवाइजरी सर्विसेज वाला हमारा रोल है उसमें हम बेसिकली यही करते हैं, जहाँ पे हमें एक इंक्लिनेशन डोनर्स के अंदर नज़र आ जाती है, जहाँ एक कहानी उनके साथ रेजोनेट करती है एक इदारे की, हम वो मैच जो है वो क्रिएट करते हैं कि डोनर्स वांट टू गिव टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर कॉज एंड वी हैव, क्योंकि हमारे पास 145 इदारे हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, हम बहुत ईजिली उनको उन इदारों तक की एक्सेस दे सकते हैं। आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू कि जब ये कोविड का वक्त आया, हमने देखा कि डोनर फटीग इज़ वेरी रियल, बिकॉज आपके पास 145 ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, बट देर ऑल प्रेस्ड फॉर फंड्स ऑल द टाइम। How do you advise them to, overcome donor fatigue? How do we advise the charities or the charities? Well, I mean, I think telling your story, in the most powerful way possible. We often, in the organization, we're often using a line कि people give to people. लोग लोगों को देते हैं और लोगों की stories को देते हैं, तो हम उनको ये encourage करते हैं कि वो अपनी story बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुँचाएं, and if it resonates, then it translates into funds. लेकिन हसन, do you feel कि बहुत ज़्यादा reliance, यानी internationally मैं देखती हूँ कि people have come up with very effective means of generating revenue. Again an example कि अगर आप children with special needs के साथ काम कर रहे हैं and you're giving them skills, sometimes you can create a gift shop that can have a trickle effect. हो सकता है कतरा कतरा समंदर बने, but that's your inroad. इसी तरह आप बहुत सारे matching drives कर सकते हैं. In order to be innovative and creative, आप अपने लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाएं, ये आप एडवाइस करते हैं NGOs को? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की कि इसमें पाकिस्तान में जनरली जो हमने देखा है वही देखा है कि इदारे जो हैं वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाने में या फिर इस तरह की इनोवेशंस को एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं। सही। और उसमें उनको लगता है कि शायद इससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और तो हमारा उनको यही मशवरा यही होता है कि देखें, अगर आप अपनी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं सुनाएंगे तो आपका काम कैसे बड़ा होगा, वरना तो फिर आप उसी हद तक महदूद रह जाएंगे जो आपने जिस तरह से शुरू किया था। तो ज़रूरी है कि आप कहानी को अपनी सुनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जो उसके ओवरहेड्स हैं, सारा कुछ है, उसको बिल्कुल मॉनिटर करें, देखें, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, स्केल करना है, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं और इनोवेशन भी। हसन, मुझे थोड़ा सा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द लैंडस्केप। मुझे लगता है कि क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पर अमरीका की पॉलिसीज़ जो कि हैपन्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स एंड सपोर्टर्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे भी चीज़ें दे आर रीएडजस्टिंग। इसका क्या इम्पैक्ट आया है डेवलपमेंट सेक्टर पे? बिल्कुल, डेवलपमेंट सेक्टर में इम्पैक्ट तो आया है। बहुत पाकिस्तान जो था वो काफ़ी हद तक उसको मुतासिर हुआ है। काफ़ी सारे इदारे हैं जिन USAID के ऊपर डिपेंडेंट थे। जब से USAID का फ्रीज़ हुआ है तो काफ़ी सारे इदारे जो हैं वो उस कशमकश में हैं। सस्टेनेबिलिटी उनकी क्वेश्चन मार्क आ गया उसके ऊपर कि किस तरह से अब वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए, पीपल विद स्पेशल नीड्स की बात की जाए, सोशल एंटरप्रेन्योर्स को फ़ाल बनाने की बात की जाए, ये सब चीज़ें डिपेंड करती थी। एंड दैट साइकिल फॉर गुड शुड नॉट स्टॉप। अगर पॉलिसी लेवल पे चेंजेस आ भी रहे हैं, दिस इज़ अ चांस फॉर यू एंड मी टू स्टेप अप। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, मेरे ख्याल में देयर शुड बी अ सेपरेट एरिया क्रिएटेड फॉर डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स
क्या कहते हैं हसन कि आप क्योंकि एडवाइस कर रहे हैं द प्रोजेक्ट्स विच आर एट द रिस्क ऑफ शटिंग डाउन बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द राइट सपोर्ट, देयर शुड बी अ डिस्ट्रेस लिस्ट फॉर यू एज वेल। एब्सोल्युटली, देखें उसमें मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी ये कहना चाहूँगा कि डोनर्स को भी अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर रुझान ये होता है कि हम जो है ना हेल्थ में दे देंगे या फूड सिक्योरिटी में दे देंगे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो थोड़ा सा जिसमें नुआंस होता है उसमें जो है वो ज़्यादा रुझान डोनर्स का नहीं होता। तो डोनर्स को भी थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और चैरिटीज़ के ऊपर भी एक वो आता है। एब्सोल्युटली राइट, एंड आई थिंक आई वांट टू वीव इन व्हाट इरम जस्ट सेड। उन्होंने कहा ना जितने पावरफुल अंदाज में आप अपनी कहानी सुना सकते हैं। देखें, अगर आप किसी मरीज़ को तकलीफ़ में देखते हैं उससे ज़्यादा कंपेलिंग स्टोरी नहीं होती है, एंड यू इमीडिएटली वांट टू लूज इन द पर्स स्ट्रिंग्स, आप पैसे देना चाहते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन देयर इज़ अनदर साइड ऑफ द स्टोरी जहाँ एक बच्चे के पास स्कूल जाने के वसाइल नहीं हैं, तो आपको वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील नहीं होगी, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट और परहैप्स अ मोर कंपेलिंग स्टोरी। एंड दैट्स लिटरली इट, राइट। तो आप जितने ज़्यादा आप कन्विंस्ड होंगे अपने कॉज के बारे में, आप उतना ही ज़्यादा और इंडिविजुअल्स को कन्विंस कर पाएंगे। एंड वीव सीन के मोर ऑफन देन नॉट ये होता है कि अगर एक अनयूजुअल प्रोजेक्ट है जिसको आप देखेंगे एंड यूड बी लाइक पाकिस्तान जैसे लैंडस्केप में प्रॉबेबली इट वोंट फ्लाई, बट बिकॉज द स्टोरी टेलर्स कम इन विद सच फर्वर, वो मोर ऑफन देन नॉट लाइक इट हिट्स होम एंड पीपल गेट डोनेशंस। एब्सोल्युटली, मैं आपको बताऊं, आई वाज रिसेंटली एट द कराची अवार्ड्स, जो कि हर साल इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को सपोर्ट करता है, उनको एक्नॉलेज करता है, सेलिब्रेट करता है। आई वाज सरप्राइज टू सी सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि मैं इस शहर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड लोगों की इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। एंड देन आई थॉट कि येस, हम आमतौर पर टीवी पे बैठ के इतने आसानी से ये एडवाइस लोगों को डिश कर देते हैं कि जी अगर कोई मसला हो तो आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट सीख करें, बट दैट टू इज़ अ लग्जरी। So in order to be able to provide that, there are wonderful organizations. Please go and explore the 145 that are linked with iCare. That happens to be Pakistan's first and the largest donor advice fund. And they are really bringing a lot more compassion and understanding to giving. हमारा तो इस वक्त दिल चाहता है कि हम तमाम ही इदारों को, तमाम वो लोग जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, but this will perhaps connect you with the most deserving and somebody that you will feel for as well. आज अल्हम्दुलिल्लाह 28वां रोज़ा, आखिरी वीकेंड, और ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम भी होता है। आज तो इंशाल्लाह ताला मुमकिन लैलतुल क़द्र है, लेकिन फिर कल जो हम देखते हैं कि एक एक्साइटमेंट होती है बच्चों से लेके घर की ख़वातीन को कि भाई क्या चांद साइट होगा और ईद की तारीख क्या है। जिनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं हुई होती शॉपिंग की और ईद से रिलेटेड, तो वो कह रहे होते एक और दिन मिल जाए। ख़ास तौर पर जो हमारे टेलर्स हैं और बाकी लोग बुटीक्स वगैरह के, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई एक दिन और मिल जाए। लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर आप देख चुके हैं कि ईद की नमाज़ की टाइमिंग्स जो हैं वो आ चुकी हैं, और अज़राहन मजाक लोग इसमें भी सर्च कर रहे होते हैं कि सबसे कन्वीनियंट या तो अर्ली वाली है या आखिरी ईद की नमाज़ किस वक्त हो रही है, तो चलें वो वाली जमात हमें मिल जाए। अपने अपने तरीके हैं लोगों के, इससे रिलेटेड जो मसाइल हैं उनको भी हम कवर करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सा गुफ्तगू करते हैं हम ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियों के ऊपर, जिसमें हम देख रहे हैं कि अब बाज़ारों में गहमा गहमी है, ट्रैफिक का दबाव शदीद तरीन होता है। तो यकीनन आपने अपना दिन प्लान करना है, अपना जाना प्लान करना है, तो मुझे लग रहा है इसी वक्त आपको निकल जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है फैज़ान इफ्तिकार, जो कि एक गेम शो होस्ट भी हैं, कॉर्पोरेट होस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सादिया इकराम, जो कि एक योगा ट्रेनर भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइट कोच भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया आपके भी मौजूद होने का। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। फैज़ान, मुझे सबसे पहले बताएं, बिकॉज़ आप गेम शोज़ और इस तरह के कंटेंट से रिलेटेड हो, एक आपने देखा होगा 5-6 साल पहले बड़ी इस पर डिबेट होती थी कि रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है उसमें भी एक पहलू रखा जाता था कि आप अपनी नॉलेज को आजमाएं, नॉलेज अगर अच्छी है तो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, बट उस पर थोड़ा नेगेटिव फीडबैक भी आता है। आपका पर्सनली इस पर क्या ख्याल है? अच्छा जी, देखिए हर चीज़ के ना प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। जब गेम शोज़ शुरू हुआ और हमने एक ट्रांजिशन देखी, आपको याद होगा नीलाम घर पहले आता था, उसमें फैमिलीज़ बैठ के देखती थी, सॉर्ट ऑफ इंफोटेनमेंट वाली चीज़ होती थी, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती थी और आप एंटरटेन भी होते थे, और एक कंप्लीट जो है वो ब्लेंड था। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि हम खेल कूद की तरफ ज़्यादा बढ़ते गए और वो चीज़ों से दूर होते गए। पर्सनली जब मैं गेम शो फ्रेटर्निटी में आया और गेम शोज़ मैंने होस्ट किए और डिफरेंट शोज़ में आया, तो मैंने कोशिश ये की कि मैं उस ब्लेंड को दोबारा से रखूँ। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, गिफ्ट्स भी मिलने चाहिए,
और साथ साथ कुछ ऐसे क्विज़ेस, ऐसी कोई चीज़ ताकि जिससे यूथ जो है वो ज़्यादा एंगेज हो रादर अच्छा, देन। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे अच्छा लगता है कि उसमें हम नॉलेज और उसकी बात करें, लेकिन थोड़ी सी प्लेफुलनेस भी होनी चाहिए। हम एज अ सोसाइटी ना बहुत सीरियस हो गए हैं बिल्कुल कि ज़्यादा वो जो stringent। 1 मिनट गेम्स है ना, उसके अंदर मुझे लगता है कि अगर किसी ने भागना है, कुछ फुर्ती से कोई काम करना है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, इतना भी मुजायका नहीं है। हाँ, ये बात मेरे ख्याल में डिबेटेबल है कि क्या आप उसको रमज़ान में करें या उसको आप बाकी थ्रू आउट द ईयर आपको करना चाहिए। पर्सनली आई बिलीव कि रमज़ान का मकसद क्या है। रमज़ान सब्र की तलकीन देता है। हम जिस तरह भी पहले गेस्ट मौजूद थे, चैरिटी की बात हो रही थी कि जी। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द नेशन जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है। तो हमारा ये मकसद होता है कि खुशियाँ बिखेरें, बिल्कुल चेहरों पे मुस्कुराहटें लाएं, क्योंकि ये खुशियाँ जो हैं ये बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो इनके लिए हमारे पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत कम जो है ना, वो आप ये समझें कि बहुत प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। तो जब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, आप देखते हैं कि लोग लाइंस लगा के आते हैं, पासेस चाहिए, प्लीज़ आप इसको एंटरटेन कर लें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरटेन होना चाहते हैं। आपने ज़रूर देखे होंगे गेम शोज़, फ़हद मुस्तफ़ा से भी आप वाकिफ़ होंगी, मिली भी हैं सारी चीज़ें। उनसे जब भी आप मिले, मेरी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि यार जब मैं पहले दिन से शुरू करता हूँ और आखिरी दिन, जैसे आप आज 28वां रमज़ान है, ईद करीब है, सारी चीज़ें, लेकिन क्या कि एनर्जी जो है वो डिप नहीं होती। एनर्जी हम नीचे नहीं लेके आते। क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि वो जो लोगों की मुस्कुराहटें हैं, वो जो खुशियाँ वो लेके जा रहे हैं, वो जो दुआएं हम समेट रहे हैं बीइंग अ गेम शो होस्ट, उसकी जो एक पावर है वो बहुत एक आउट ऑफ द बॉक्स यू है। आर एब्सोल्युटली लाइफ एंड लाइफ इज़ लाइक अ गेम, तो इसके अंदर ये लाइटर मोमेंट्स होने चाहिए। सादिया जी, आपसे पूछूंगी, इस वक्त वो ख़वातीन जिनको ने अभी तक नहीं सोचा या ख़रीदारी मुकम्मल नहीं की है, वो थोड़ी परेशान है, कुछ टिप्स दे दें भाई उनको शॉपिंग के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि लोग एंड टाइम पे क्यों निकलते हैं घरों से बाहर। ये मुझे बताएं कि पूरा महीना अगर आप रमज़ान से पहले देखें तो सिर्फ जो रील्स आ रही होती हैं, हम यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने की बातें हो रही होती हैं। खाने में हम क्या बनाएंगे, इफ्तारी में हम क्या बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। उसमें कहीं भी ये प्लान नहीं होता कि हम क्या पहनेंगे ईद वाले दिन। वो चांद रात के दिनों में ही क्यों होता है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं ये एक कॉन्सेप्ट है कि पहले जो 5-6 दिन है ना रमज़ान के, क्योंकि हम जैसे खुद हैं, हमें पता है पीछे सप्लाई चेन भी वैसी है। अगर मैं लास्ट मिनट शॉपिंग करने जा रही हूँ तो बुटीक्स भी जो लेटेस्ट डिज़ाइन है वो 5 दिन पहले रिलीज़ करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारा ये ख्याल होता है कि वो जो सही वाली ईद कलेक्शन है ना, वो आखिरी दिनों में ही आएगी। अच्छा, मगर आप ये भी देखें कि ईद के दिनों में जितनी सेल्स लगी होती हैं, वो सारा जब उनका साल भर का स्टॉक होता है वो भी मार्केट में आया हुआ होता है। अब ये भी नोटिस करिए। वैसे दैट्स ट्रू, लेकिन कभी कभार मैं इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है, बहुत फॉर्मल कपड़े भी आए हुए हैं, तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि एक ब्लेंड ही नज़र आएगा। लोग सिंपल चीज़ें भी चाहेंगे, फॉर्मल्स भी हैं, ओकेजन क्या है, आपके घर में किस तरह ईद पे क्या मसरूफियत होती है, सब अहम होगा। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई भी, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं इरम ज़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ पे मौजूद होने का। ज़ुहैर भाई, आप बताएं, आपकी ईद की, यानी हम रमज़ान की तो बात आपसे करते ही हैं, आपकी ईद पे क्या मसरूफियत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि जो हमारा एक ट्रेड है, ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, हमारी एक तहज़ीब है कि पहले तो नमाज की अदायगी जी, उसके बाद वालदैन की कबूर पे जाना, हाज़िरी। उसके बाद जो ज़िंदा बुज़ुर्ग हैं हमारे चचा मामू फूफी खाला, उनसे मुलाकात, और उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ अब चूँकि अब हम खुद बुज़ुर्ग हो गए हैं माशाल्लाह, ख़ानदान में भी और ख़ानदान से बाहर एक वैसे में, तो वो एक आमदोरफ्त का सिलसिला रहता है, और उसी में फिर 2 दिन 3 तो भाई इस दफ़ा आपने ईदी का रेट क्या सेट किया है? क्योंकि माशाल्लाह जब इतने सारे लोग आएंगे और आपसे ईदी की डिमांड होगी, तो आपने क्या सोचा है ना? हाँ, और सिमरा ने पहले ही कह दिया कि उसकी भी ईदी है, मेरी भी ईदी है। ये एक सीक्रेट है जी, ये एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट इसलिए कि ये डिफरेंशिएट करता है। वैसे मैं बिल्कुल सही कह रही। अच्छा, डिफ्रेंसीशन से ज़्यादा बुज़ुर्गों की जो ईदी होती है ना, उसके साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं, बहुत सारा खुलूस और प्यार होता है। मैं अभी भी याद करती हूँ हमारे बचपन में जब हमारे नाना अब्बा हमें ईदी दिया करते थे, तो वो वाली ईदी का लिफाफा मेरा खर्च ही करने को दिल नहीं चाहता था। मुझे लगता था वो बरकत, वो कह के भी देते थे, कहते ये बरकत वाले पैसे, इसको बस वॉलेट में रखना ही है। उस वक्त के 10 रुपये भी यकीन मानी इतनी अहमियत रखते थे। वो 10 रुपये मेरी सास देती थी, या मेरी हस्बैंड की जो नानी है वो दिया करती थी। 5 रुपये 2 रुपये वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखते थे वो पैसे। और आज के दौर में हम किसी को सोच भी नहीं सकते 50 रुपये या 100 रुपये देना भी नहीं सोच सकते। तो वो 5000 भी देता है, तो ऐसा लगता अच्छा, है ईदी का कि मैं 1 मिनट में चला जाए। एक बहुत मज़े की आपको चीज़ बताऊं ईदी के हवाले से। अब चूँकि बहुत सारे कज़न्स हैं, बच्चे हैं, हम क्या करते हैं कि बच्चे अब जिस तरह कहा अल्लामा साहब ने कि अब वो टेंडर खुलेगा, पता लगेगा कि इस साल की ईदी क्या है।
हम क्या करते हैं, जो लोग देख रहे हैं इसको इस दफ़ा आजमाइएगा ईद पे, एनवलप्स लेके जो वॉल है उस पर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा। और बच्चे खड़े कर देते हैं, उसमें कम पैसे भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। और बच्चों से ईदी को भी गेम शो बना दिया। आप खोलें, डब्बा खोलें, लिफाफा खोलें, आपकी बच्चे किस्मत है। खुशी खुशी खोलते हैं, कम भी निकले ज़्यादा निकले उनकी किस्मत, और आपके कम कॉस्ट में नहीं, इससे बहुत बेहतर है मसावात होनी चाहिए, एक जैसा लिफाफा आप सबको दे दें। बच्चे इसमें खुश हो जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक एक्टिविटी बन जाती है। मुझे याद है हम बचपन में अगर टम्बोला घर में खेलते होते थे तो जैकपॉट जिसका निकलता था उसने पूरी रात हम खेलते थे, जैकपॉट जिसका निकला उसने हलवा पूरी का नाश्ता कराना है। तो इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त रिवायतें, गेम नाइट्स भी होंगी। अच्छा एक मौका है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन अरम जी, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आई हैव ऑलवेज फाउंड योर स्टाइल टू बी वेरी ग्रेसफुल, वेरी एलिगेंट। आपकी ईद की तैयारी हो गई? इस दफ़ा तो आप इस्लामाबाद से कराची आए हैं ईद करने के लिए। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले तो सिद्रा। दूसरी बात ये है कि अगर तैयारी बोलो तो इस दफ़ा वाकई ईद की तैयारी मेरी उस तरह मुकम्मल नहीं हो पाई, क्योंकि इस्लामाबाद एक अपने टेस्ट की भी बात होती है। टेलर्स के साथ आपका एक कंफर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने से पहले मैंने अपने 2 टेलर्स को स्टैंड बाय किया था कि मेरे पास इतने दिन होंगे, मैं आने के बाद कपड़े दूंगी। लेकिन हाँ ये है कि मैं बाज़ार अभी तक नहीं गई, सिर्फ अपने टेलर्स के पास गई थी, उनको मैंने सामान अपना सारा दिया था। अब वो तैयार करके चांद रात से 1 आध दिन पहले मुझे दे देंगे। मैं कोशिश ये करती हूँ, कोई मैं अपनी वो नहीं बयान करी, लेकिन क्योंकि जब हम किसी चीज़ का दर्ज देते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आखिरी अशरे में जितना कम बाहर निकलूँ वो अच्छा। अगर निकलूँगी भी तो अब जैसे आज 29वीं शब है, तो मगरिब के बाद से कम इशा तक की अपनी एक इबादत करके कि वो दिल में एक इत्मीनान ज़रूर उतरे। और ये आपने बहुत प्यारी बात की ज़ुहैर भाई, ये सवाल मैं आपके पास भी लेके आऊँगी कि जब हम मुमकिन शब कदर ताख़रातें हैं या आखिरी अशरे में इबादत की बात करते हैं, मेंटली हमें लगता है कि रात या शब शुरू हो रही है इशा के बाद। हालांकि दिन बदल गया है, इशा अगर वो जो रात है आपकी शुरू हो गई, मगरिब से शुरू हुआ है सिलसिला। और जैसे हम सूरह कदर में पढ़ते हैं कि फजर तक अल्लाह के हुक्म से मलाइका और रूहुल अमीन ज़मीन पे उतर रहे हैं और हमारे लिए ढेरों फ़ज़ाइल लेके आ रहे हैं। आज आखिरी मुमकिना ये ऑप्शन है हमारे पास, 29वीं शब है, इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप बयान करें। जैसा कि अभी हमारी बहन भी कह रही थी कि समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ ख़वातीन और सब ये आखिरी रातों में शॉपिंग क्यों करते हैं। और करते हैं तो चलिए ठीक है, आप इबादत से फ़ारिग होने के बाद चले जाएं तो भी समझ में आता है। लेकिन हमने देखा कि लोग इन आखिरी ताख़रातों में ख़ास तौर से 25, 26, 27, 28 इबादत को पसे पुश डाल देते हैं कि भाई हमने अब कर ली, काफ़ी कर लिया, इतने रोज़े रख लिए, 25 रोज़े रख लिए। शुरू में तो वो चूँकि एक थकन सी होती है तो वैसे ही आदमी नहीं निकलता शॉपिंग के लिए। मैं समझता हूँ कि ये आखिरी ताख़रातें जो हैं वो आपका हुसूल रिवार्ड की नाइट्स है। यानी अब आपको आपकी तमाम जो 25 दिन, 27 दिन आपने या 20 दिन या 22 दिन मेहनत की है, उसके इनामात मिलने का दिन है, उसका फ़ाइनल कैलकुलेशन है, आपने रिज़ल्ट देना है। तो लाज़िम है कि आप इन दिनों में जितनी मुमकिन हो सके, जितनी, मैं ये भी नहीं कहता कि आप सारी रात ही पूरी इबादत करें, लेकिन जितनी मुमकिन हो सके इबादत करके उसको जो आपने 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन इबादत की, उसको कंक्लूजन में पहुँचाएं। ख़ास तौर से ये जो 29 की रात होती है, ये आपका एक फ़ाइनल आपको मिलना है, चेक मिलना है आपका, जो आपने 28 दिन काम किया है। तो आप इस 28 दिन के काम को अगर उस चेक वाले दिन आप हाज़िर नहीं होंगे तो वो आपका चेक जो है वो वापस चला जाएगा। अच्छा ज़ुहैर भाई, एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना था और उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है। मुझे ये बताइए कि हम अक्सर जब कहते हैं फ़ज़ाइल की बात करते हैं, इबादत की, अल्लाह ताला से क़ुर्बत इख्तियार करने की, उसमें हम ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वज़न, बहुत ज़्यादा एम्फसिस जवानी की इबादत पे क्यों देते हैं? मुझे ऐसा लगता है जवानी में तो आपके पास हिम्मत है, ताकत है, तो इबादत करना या क़यामुल लैल करना ज़्यादा आसान है। और अगर आप बुज़ुर्गी की तरफ जा रहे हैं, ज़ईफ़ी की तरफ जा रहे हैं, आपके पास वो हिम्मत भी नहीं है, शायद आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो उस वक्त की इबादत की तो ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। अच्छा, इसमें 2 बातें। एक बात तो ये याद रखें कि अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। उसने ये नहीं कहा कि मैं अमाल गिनूँगा, उसने कहा वज़न करूँगा मैं अमाल का। वह यौम-ए-दिन वल-वज़्न वल-हक़ के आयत भी है कुरान मजीद में कि उस दिन अमाल का वज़न किया जाना जो है वो हक़ है। तो जवानी की इबादत को इसलिए ज़्यादा तरजीह दी गई है कि जवानी में इंसान दुनिया की तरफ ज़्यादा राग़िब होता है। सही। दुनियावी मसाइल हुसूल के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, माशी मुस्तक़बिल के लिए, फिर जैसे कि खेल कूद, ये एक चीज़ें भी जमा।
बुजुर्गी में जब इंसान आता है इन तमाम चीज़ों से दिल भर जाता है, अब अल्लाह ही याद आता है, अब इसके सिवा है ही क्या करने के लिए, रिटायरमेंट हो गया। बल्कि लोग भी याद कराते हैं, वो आते जाते जब लोग कह रहे थे ना हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो आप डेजिग्नेटेड दुआ मेकर बन जाते हो उस वक्त। लेकिन सबको अपनी दुआओं में याद रखें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 28वां रोज़ा, आखिरी फ़ाइनल अयाम रमज़ान मुबारक के। अल्लाह ताला जितनी अच्छी बातें इस फोरम पे की गई, जितनी इबादत आप लोगों ने अपने घरों में, अपनी मसाजिद में की, जितने अच्छे अमाल किए, जितने लोगों की मदद करने की कोशिश की जाए, बेशक उसमें आपने इफ्तारियाँ कराई हों, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशंस ऑफ इम्पैक्ट को अतियात और ज़कात दी हो, अल्लाह ताला की बारगाह में वो मकबूल और कबूल हों और आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हों। इरम जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है ख़ास तौर पे हमारी माशरत को लेके। देखिए, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ इबादतें जिसमें रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, नमाज कायम करना है, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त उसकी बहुत बार उसकी तलक़ीन करते हैं कुरान हकीम में। नफली इबादतों के हवाले से सवाल आया है कि इसमें बेशतर उलमा का जो गाइडेंस है कि ख़वातीन को अपने शौहर से इजाज़त लेनी चाहिए। क्या ये नंबर 1 एतकाफ़ पे भी लागू होता है, और दूसरा ये कि क़यामुल लैल के लिए जब ज़िक्र और ख़ुसूसी इबादतें की जा रही होती हैं, क्या उसमें भी ख़वातीन को अपने शौहर से पहले इजाज़त लेनी है? सिद्रा, इसमें एक तो बड़ा क्लियर कट जवाब ये है कि शौहर से इजाज़त बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर रोज़े रखने के ऊपर है नफली इबादतों में। अच्छा, जब नमाज़ पढ़ी जा रही है, क़यामुल लैल उमूमन उस वक्त होता है जब हम घरों के कामों से फ़ारिग हो जाते हैं। सही। तो ज़ाहिर है कि शौहर के भी जो काम है, आपने खाना दे दिया, पानी दे दिया, तो ये ज़्यादा मुनासिब है कि अगर, क्योंकि अल्लाह ने आप दोनों के एक दूसरे पे हक़ रखे और यहाँ तक के लिए हुक्म है जी। सरकार अलैहिस्सलाम के एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम्हारी बीवी की कोई ज़रूरत है और तुम मस्जिद जा रहे हो और वो तुम्हारा हाथ थाम ले, तो तुम पहले उसकी ज़रूरत पूरी करो, फिर तुम मस्जिद जाओ। बिल्कुल। तो ये दोनों के ऊपर समहाउ लागू होते हैं, सिर्फ एक औरत के ऊपर नहीं है। लेकिन आप फिर भी एक माहौल को अच्छा रखने के लिए कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, या मुमकिन आप समझती हैं कि उसको पानी चाहिए या कोई और चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ के शौहर हज़रात को दवाएं चाहिए होती हैं, तो आप उसको रख के बता कर और ये कह के कि मैं अब नमाज़ पढ़ने खड़ी हुई हूँ, ताकि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए भी तो आप ले लें। ये जुमला सुनने को ना मिले कि तुम्हारी तो नमाज कबूल नहीं होगी कि तुमने मेरा ये काम ना किया। और इस तरह के ताने हम देते क्यों हैं? ये देखो, ये हमारे ना माशरे की बदनसीबी है कि हम समझते हैं कि हम हाकिम हैं और सामने वाला महकूम है, और ये अक्सर वाइस वर्सा भी चलता है। ये सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से भी होता है। तो और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि दोनों तरफ से होती है, कोई ये ना समझे कि हम यहाँ बैठ के कोई ख़वातीन की अच्छा, बल्कि यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं अक्सर देखती हूँ और ये हमारे घर के इर्द गिर्द भी ये वाक़या हो चुका है कि बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला आपको ये तौफ़ीक दे कि आप एतकाफ़ में बैठें, लेकिन वो मर्द हज़रात जिनकी यकीनन वाइफ हैं, बच्चे हैं, बच्चों की ईद की तैयारी करानी है, 100 ज़रूरतें हैं, जब आप 20 तारीख को जाके एतकाफ़ में बैठ जाते हैं तो अक्सर उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उनको भी करना पड़ता है, और देखो ख़वातीन के लिए अल्लाह तो इतना गफूरुर रहीम है ना कि उसने आसानियाँ पैदा की हैं। तो अगर आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो अल्लाह ने औरत को इतनी भी इजाज़त दी है कि वो एतिकाफ़ में बैठी हुई है, लेकिन वो उस एतिकाफ़ से उठ के वो काम भी कर सकती है बगैर किसी से बात किए, बगैर दुनिया में इन्वॉल्व हुए। और सिद्रा, आज क्योंकि कितनी बड़ी रात है और आखिरी ताख रात है, और जैसे भी ज़ुहैर भाई कह रहे थे, तो मैं समझती हूँ कि चेक अल्लाह ताला लैलतुल जायज़ा में ज़्यादा बांटने बनिस्बत आज के, लेकिन मैं वहाँ पे बोनस मिलता है, मुझे लगता है वो बोनस होता है, ये चेक तो भी मिलेगा। वो मजदूरी बोनस, क्योंकि अल्लाह फरिश्तों से बहुत खुश होकर कहते हैं। रमज़ान की इबादतों का चेक तो हम रमज़ान में ले लेते हैं, वो अल्लाह करे रोज़ हमें, मुझे लगता है वो अल्लाह करे रोज़ हमें अफ्तार के वक्त मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ कि देखो, सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफहूम है कि जन्नत का एक दरवाज़ा रेयान जो है कि जब आवाज़ लगाई जाएगी कि तमाम रोज़ेदार खड़े हो जाएं और वो उससे जाएंगे। क्या कभी हमने सोचा कि रोज़ा तो पूरी दुनिया रखता है, तो फिर तो सारे के सारे उस दरवाजे से गुजर जाएंगे। कभी हमने सोचा कि रोज़ेदार होगा कौन? कभी मैंने ये सोचा कि क्या मेरा शुमार उन रोज़ेदारों में होगा? एक छोटा सा हदीस बयान कर रही हूँ, एक वाक़या कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग रोज़ा रखो, लेकिन अफ्तार रमज़ान के दिन नहीं, अफ्तार मुझसे पूछ के करना। तो सहाबा आते रहे, मगरिब की अजान के साथ पूछते रहे, अफ्तार करते रहे। एक सहाबी आया और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 ख़वातीन अफ्तार की इजाज़त चाहती हैं। आपने मुंह फेर लिया। वो दूसरी तरफ से आए, कहा, या रसूल अल्लाह, वो 2 ख़वातीन अफ्तार की इजाज़त चाहती हैं। आपने फिर मुंह फेर लिया। फिर जब सहाबी ने आपसे पूछा तो उन्होंने कहा, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन ख़वातीन ने रोज़ा तो खोल लिया,
तो या रसूलल्लाह आपसे इजाज़त चाहती हैं, रोज़ा खोल लिया। फरमाया गया कि सहरी उन्होंने हलाल खाने से की और अफ्तार उन्होंने हराम से कर लिया। या रसूलल्लाह अफ्तार तो किया ही नहीं, फरमाया कि दिन भर बैठ के जो उन्होंने गीबत की, अपने भाई का गोश्त अपने भाई का गोश्त खा लिया, तो अफ्तार तो उन्होंने हराम से कर लिया। तो अगर हम तमाम बहनें, आजकल बहुत नया वर्ड है जो एक दूसरे को टी देते हैं 24 घंटे रोज़े में बैठकर, तो हमें क्या ये कभी हमने सोचा कि वो जो दरवाज़ा है, आपने बहुत प्यारी यहाँ पे बात की है और बड़ी अहम बात है यहाँ पे कि हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है खाने पीने को तर्क करते हैं, लेकिन अपना तज़किया नफ्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आखिरी चंद रोज़ हैं, लेकिन अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ज़ुहैर भाई आपकी तरफ आना, लेकिन क्विकली फैज़ान मुझे ये बताइए, जो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि मर्द और ख़वातीन पूरा महीना उनको लगता है कि ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ ईद से रिलेटेड, पकवान से रिलेटेड, इफ्तार और सहरी से रिलेटेड मुतवाज़न तरीके से डिवीज़न ऑफ चोर्स हो पाती है, मर्द हज़रात हाथ बटाते हैं? डिफरेंट जगहों पे मैंने डिफरेंट चीज़ें पाई हैं, बटाते हैं। हम लोग जब बैठते हैं, ऑफ स्क्रीन बैठते हैं, तो अक्सर मर्द हज़रात कहते हैं यार घर पे जाना है, सामान लेके जाना है, फ्रूट्स, और मैं फ्रूट चाट भी बनाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं और ऐसा होता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सारे ही मर्द जो हैं वो जाके लेट मैंने तो एक इश्तिहार देखा जिसमें मुझे लगा सही उन्होंने एसेंस कैप्चर किया है कि वो शरबत बना देते हैं। अक्सर मर्द हज़रात शरबत बना देते हैं, फ्रूट चाट काट देते हैं, और अगर थोड़े बहुत डरते हों तो पकौड़े भी तल देते हैं। क्या बात है। एक और डरने की बात बोलो कि अगर जलने से डरते हैं, पकौड़े जल ना जाए, पता नहीं कौन सी जल। बहुत अच्छा कवर किया आपने, देखिए होस्ट को सपोर्ट करता है, वेरी गुड। आप क्या कहेंगे सादिया, व्हाट इज़ योर की अबाउट इट? आपकी इतनी माशाल्लाह एक कामयाब शादी है, आपके हस्बैंड मदद करते हैं किचन? बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मैं अभी मुझे जैसे मैं भी कल परसों बात हो रही थी, बच्चियों से बात कर रही थी मैं, कि मैं अपनी बेटी से पूछा कि ऑफिस टाइमिंग क्या है, तो कहने मम्मी 2 बजे के हैं। तो मैंने कहा 2 बजे के हैं, तो अब्बू तो तुम्हारे 5 बजे आते हैं। हाँ। तो कहले नहीं, वो फिर ऑफिस घर आके क्या करेंगे वो, तो ऑफिस में रहते हैं, वो एसी में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, तो लेकिन घर आके बहुत कम होते हैं ऐसे जो काम भी करते हैं। और मुझे लगता है हम शरबत बनाने वाली बात सही है, शरबत बनाना। मुझे अच्छा ये लगता है कि जब मर्द हज़रात की बारी आती है ना कि आज इफ्तार आपने करानी है, तो वो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं या बाहर ले जाते हैं। चलो वो कहते हैं हमने कंट्रीब्यूट तो कर दिया ना, कोई बात नहीं। ज़ुहैर भाई एक और सवाल जो यहाँ पे अक्सर किया जा रहा था कि हमने एतकाफ़ के बारे में पूछा, फ़ितरा और ज़कात, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ, फ़ितरा तो यकीनन ईद उल फ़ितर से पहले, लेकिन ज़कात क्या सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में ही दी जा सकती है? नहीं, ये ऐसा कोई नहीं है। ज़कात जो आपकी जिस डेट से आपने पैसे को सेव किया है या वो आपकी चीज़ है, वो आप कोई एक महीना तय कर लें जी, उस महीने में दे सकते हैं। रमज़ान में देने का मकसद ये होता है क्योंकि ज़वाब ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसलिए रमज़ान में दे दिया जाता है। वरना साल का कोई महीना आप तय कर लें और वहाँ से आप 12 महीने की बाद अपनी जो कुछ आपकी सेफ्टी उसमें। ज़ुहैर भाई वैसे अक्सर तो कोशिश होती है कि घर में एक बहुत अच्छा सा माहौल रहे, लोग अपनी इबादतों में भी मशगूल रहें, उसकी भी बरक़ात होती हैं जब दिन रात आप अल्लाह ताला की हम्दो सना कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो आखिरी चंद रोज़ है ना, उसमें इतना या तो काम का लोड है, फ़िज़िकली फटीग्ड हैं, फाइनेंशियली हो सकता है लोग स्ट्रेंड हैं, कि आए दिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब एक तरफ हम बरकतों की बात कर रहे हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान की बात कर रहे हैं, कैसे अवॉइड करें इसको जिसमें बदकलामी भी हो रही है, फुहश गोई भी हो रही है और दिलों में मैल आ रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा सा फ़ितरे पे बात कर लूँ। जी जी। फ़ितरे के हवाले से बड़ी गलत फहमियाँ हमारे यहाँ होती हैं। एक तो ये कि जो जर्नल मैं देखता हूँ कि उलमा हज़रात अखबार में या उसमें दे देते हैं सोशल मीडिया पर, वो एक जर्नल जो राशन का आटा है उसके हिसाब से 3.25 किलो का दे देते हैं कि साहब 300 है, 150 है, 250 है। ये एक और आजकल नया चला कि जी जो मोहल्ले में या इलाके में या आपके शहर में जो लोग ज़्यादा खाते हैं उसका एवरेज निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका अनाज है जो आप खाते हैं उसका 3.25 किलो है। कोई अगर आटा खा रहा है 160 रुपये किलो का, यानी उसके घर में रोटी 2 टाइम बनती है, तो वो उस हिसाब से देगा। लेकिन अगर किसी के पास पिज़्ज़ा डेली आ रहा है तो फिर वो उसके हिसाब से देगा। बिल्कुल सही। ये ज़रा सा इसका डिफरेंस हम हमेशा यूजुअली देखते हैं कि जो लोएस्ट अमाउंट है जी वो उसको ले लेते हैं, दूसरी तरफ जो किशमिश बादाम से रिलेट करते हैं वो नहीं देते। बिल्कुल सही। तो इसका ज़रा सा खास ख्याल रखें कि आप घर में खा क्या रहे हैं। 350 रुपये किलो वाले चावल खा रहे हैं,
तो 160 रुपए वाले आटे का 3.25 किलो नहीं देंगे आप। बिल्कुल सही। और अच्छा, वो जो लिखते हैं उलमा या जो भी इदारे वगैरह, वो इस चीज़ की वजाहत नहीं करते, वो सिर्फ लिख देते हैं बस 160 रुपए के हिसाब से आप दे दो। बिल्कुल सही। तो ये ज़रा सा इसकी वजाहत। अच्छा, अगर इसको बहुत हम क्लियरिफाई कर दें ना, तो तुम ये समझो कि जौ, गंदम, किशमिश, खजूर, तो आपका जो बेसिकली स्टार्ट है, फ़र्ज़ करो कि अगर मैं किसी जो लाइफ स्टाइल है कि मैं किसी वजह से डेली पिज़्ज़ा नहीं खाती, लेकिन मेरे पास इतना है, मेरा वो लाइफ स्टाइल है, मैं जाके 50,000 का ब्रांडेड सूट ख़रीद सकती हूँ, तो फिर मैं खजूर और किशमिश के हिसाब से फितरा भी अदा कर सकती हूँ। तो मुझे ये ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। उस वक्त मुझे आटे के हिसाब से नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, वो जो सवाल हमारा था थोड़ा सा मैं करूँगा कि इख्तलाफात का एक तो ये कि एक तो ये साल भर भी चलते ही रहते हैं। अच्छा, काम का लोड हो जाना और वो ज़रा सा शाम तक भूखे रह गए तो उसकी वजह से ज़रा सा थोड़ा उसमें इजाफा हो जाता है। सही। ये बात जैसे अभी भी कह रही थी कि इरम बहन हमारी, कि रोज़ा जो है वो सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यही सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल करनी है। नहीं, लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था कि ब्रेक डाउन करते हैं ना, अगर एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आखिर में जब यानी गुस्सा जब नीचे आता तो लोग कहते हैं यार काश मैंने ये बात ना की होती, उस लम्हे क्या करना चाहिए कि अगर कोई बदतमीज़ी आपके साथ कर रहा है, आप पूरी कोशिश करके पूरी तवानाई लगा दें बस खामोश रहने के लिए, ताकि झगड़ा निपट सके? खामोशी ज़्यादा बेहतर है, और अगर आप उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाएं, तो वो भी ज़्यादा बेहतर है कि जब आप थोड़ी देर बाद आएंगे तो आपका या सामने वाले का, दोनों का टेम्परेचर ज़रा सा डाउन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ख़ास तौर से शायद आप लोगों को बुरा लगे, उमूमन मैंने देखा है कि मर्द जब कोई बात कहता है, कुछ करता है, तो ख़वातीन जवाब दर जवाब दर जवाब दर जवाब देती हैं। अगर ख़वातीन 2 मिनट के लिए सिर्फ खामोश हो जाए, उसका जवाब नहीं दें, तो मामला बहुत हद तक हल हो जाए। क्योंकि पता नहीं, इसमें शायद गलत हो मर्द अपनी जगह, लेकिन जब ज़बान औरत की चलती है ना, तो फिर मर्द को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये एक गलत कह लें आप, मैं इसका हिमायत नहीं कर रहा कि जी मर्द जो है ठीक है गुस्सा, लेकिन आता है। तो अगर औरत, ख़वातीन घर की ज़रा सी, ख़ुसूसन बीवियाँ अगर ज़रा सा जवाब दर जवाब ना दें, खामोश हो जाएँ, तो मामलात ये बहुत ज़्यादा आसानी से ठंडे। ज़ुहैर भाई, बहुत प्यारी बात आपने की। अक्सर आर्ग्यूमेंट में दोनों पार्टीज़, यानी जो भी बोल रहे होते हैं, जो भी इख्तिलाफात होते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है या उनकी बात को सुना और समझा नहीं जा रहा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस कोशिश में कि मैं अपनी बात समझा सकूं, आप ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और बार बार बोलते रहते हैं कि किसी अंदाज में तो समझ आ जाए बात। ये भी तो है कभी जी, एक ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आऊँगी, ये बात यहीं से कंटिन्यू करूँगी। और ये मेरे ख्याल में हमारी माशरत से रिलेटेड बाकी तमाम बातें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिस पर मज़ीद बात। और हम बात कर रहे थे कि किस तरह आपके घरेलू इख्तिलाफात हो सकते हैं, उसमें अगर आप खामोशी इख्तियार करें, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में दोनों ही ग्रीफ पार्टीज़ को लगता है कि वो अनसीन है, मिसअंडरस्टूड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिसप्रोपोर्शनेट एडवाइस ख़वातीन को ही कर रहे होते हैं। अभी भी ज़ुहैर भाई ने कहा कि ख़वातीन की जो बात है ना, वो ज़्यादा दिल पे जाके लगती है, उनके अल्फाज हो सकता है ज़्यादा कड़वे कसीले भी हों। इरम जी, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, असल में ख़वातीन अक्सर अपनी बात समझाने की नामुमकिन कोशिश कर रही होती है और वो सामने वाला शायद समझ नहीं रही होता, उसमें वो बहस मुबाहिसा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन पता है एक फैक्टर और है, मैं अभी ज़ुहैर भाई से यही बात कर रही थी, ये जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ है ना, जिसके जिन ने हमको खा लिया है। अब बच्चे उमूमन आके माँ से कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। अब माँ के पास एक ही ज़रिया है कि अपने हस्बैंड को वो सब कन्वे करने का। अब मियाँ जब वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, उसमें उसका भी कसूर नहीं, क्योंकि हमारे माशरे में इस वक्त इतनी बेतरतीबी मौजूद है, वो उस झगड़े को बहुत जन्म देती है। वो कहती है मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ से पूरी करूँ, वो कहते हैं मैं कहाँ से पूरा करूँ। लेकिन जी, इफ़ यू विल अलाउ मी, बल्कि आप दोनों का इस पे कमेंट चाहूँगी। मैंने उमूमन जो देखा है, और हमारे शो में भी जब थेरेपिस्ट आते हैं बात करते हैं, देखिए जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है ना, तो औरत बेशक ताना दे रही हो, कड़वी बात कर रही हो, लेकिन आप देखेंगे वो बहुत मान से, अपनाइयत से और अपनी जगह समझते हुए, अपना वक़ार समझते हुए कि भाई ये शख्स मुझसे, मैं इससे मुंसलिक हूँ, ये मेरा घर है, मेरा शौहर है, मैं इससे डिमांड कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड, जब मर्द शाना बशाना आ जाते हैं और तू मैं हो रही होती है, उसमें अक्सर हद तक की इज़्ज़त ख़ातून की इस तरह की जाती है कि उसकी बहुत बेतौक़ीरी होती है। यानी वो एक लम्हे में ऐसा लगता है कि वो जो जुमले, चाहे वो सास की तरफ से आ रहे हों, चाहे वो नंद की तरफ से आ रहे हों, या हस्बैंड बोल रहा हो, उसको 2 सेकंड में पराया कर देता है। ये मेरे ख़्याल में बहुत सारी ख़वातीन का पेन पॉइंट है। इस पर मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें। सिद्रा, देखो बड़ी माजरत के साथ सास अगर बदज़बानी कर रही है या बुरा सलूक कर रही है, तो कहा जाता है नहीं दिल की बहुत अच्छी है,
शौहर अगर आपको बहुत बातें सुना रहा है या गुस्से का बहुत तेज़ है तो कहा जाता है ख्याल बहुत रखने वाला है। जी। नंद भी अगर बेइंतहा बज़बान है तो कहा जाता है इससे ज़्यादा मोहब्बत तो तुम्हारे बच्चों से कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक बीवी किसी भी वजह से ज़बान चला रही है या गुस्सा कर रही है या अपना कंट्रोल खो रही है तो आई एम वेरी सॉरी टू से वो बद-इख़लाक़ है, वो बद-ज़बान है, वो बदनस्ल है, वो फुअड़ है, उसे किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, वो जिस घर से आई है उस घर ने कभी कुछ नहीं देखा, फिर वो सारी खूबियाँ आप उठा के अपनी बहू के कटोरे में रख देते हैं। दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग, क्योंकि वही औरत है जो आपकी नस्लों को पालने वाली है, उन्हें बनाने वाली है, उनको वो कॉन्फिडेंस देने वाली है जिन्हें आगे चल के एक हेल्दी माशरे का हिस्सा बनना है। तो औरत की तजलील ना करें। वो बड़ा प्यारा है। बस मैं ख़त्म कर रही हूँ बात कि साहिर का शेर था कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत संसार की बेटी है फिर भी तकदीर की हेटी है, अवतार पैगंबर जनती है फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। बहुत माजरत के साथ, लेकिन कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जिन पे हमें सोचना भी है और काम भी। लेकिन जितने आप अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर जब एक खातून को अपने निकाह में लेकर आते हैं, उसको एक नया घर अपना नाम देते हैं, तो उसकी इज़्ज़त और वक़ार भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। इस पर मैं चाहूँगी फ़ैज़ान अगर आप कुछ कहना चाहें कि घर घर की कहानी है, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन बदज़ुबानी में या बदकलामी में कुछ ऐसे अल्फाज गुस्से में अदा हो जाते हैं जिसको वापस लेना मुश्किल होता है। आपकी क्या सलाह होती है कि लोग फ़ॉरगिव एंड फ़ॉरगेट आगे बढ़ें या कैसे रिज़ॉल्व करें? इंसान अपनी ना ज़ुबान के पीछे पोशीदा है। आपकी गुफ्तार से ही पता चलता है। वो जो बार बार जिक्र हो रहा था, अलामा साहब ने भी कहा कि वो जो गुफ्तार में रफ्तार है उसको थोड़ा सा धीरा करें ताकि वो जो बहुत सारे मामलात हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। और यही बात है जिस तरह अभी मिस इरम ने बहुत अच्छी उस पर रोशनी डाली और तमाम चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कि जी ये डूज़ एंड डोंट्स हैं। आप जब अपनी पारी पे आते हैं, लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ पिक्चर, बिल्कुल पिक्चर चेंज हो जाती है। और जब यहाँ बहू की तरफ बात आती है तो बिल्कुल एक चीज़ चेंज हो जाती है। ऐसा ही है, बट हर चीज़ का एक सोल्यूशन है कि उस पर बैठ के बात की जा सकती है। अच्छा, अपॉलॉजी के बारे में क्या कहेंगे सादिया? ये मैं आपके पास लेके आऊँगी। आपने अपनी मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस में क्या सीखा है कि अगर चलें तू मैं हो गई, बीच में मशावरत कराई गई, घर के बुजुर्ग बैठे, सुलह सफाई करा दी, सॉरी बोलने पे भी मुझे लगता है कि बड़ी अना आती है। लोग बहुत बड़ा दिल चाहिए, दिल चाहिए। सही कह रही हैं। अच्छा, अगर मैं अपनी ऐसी बात करूं तो इस हद तक तो नहीं हुई, तू मैं लड़ाई इस हद तक नहीं हुई है। लेकिन ये कि अगर मेरी हस्बैंड से लड़ाई होती भी है ना तो मैं कोई काम छोड़ती नहीं हूँ। मैं खाना भी बना रही होती हूँ, उनके आगे भी रख रही होती हूँ, कमरे में भी जा रही होती हूँ, हर चीज़ हर काम उनका मैं कर रही होती हूँ। बस बाय द वे ये आपसे एक्सपेक्टेड भी है, ये ख़वातीन से एक्सपेक्टेड भी है कि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, खाना टाइम पे आना चाहिए, खाना पीना, हाँ खाना पीना अपनी जगह, सारे काम अपनी जगह। बस ये कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही होती हूँ, बोल नहीं रही होती हूँ, लेकिन फिर भी बहाने से ना कोई बच्चों के हवाले से किसी ने हवाले से बात कर ही रही होती है। मैं एक इंडियन कंटेंट देख रही थी, उसमें यही उन्होंने कहा कि देखें अगर अम्मी खामोश हो जाती ना लड़ाई के बाद, आपने इतना जिद कर दिया है कि किसी बात की वजह से, चाहे बच्चों की वजह से या खाविन की वजह से खातून खामोश हो गई है, तो ये खामोशी कब ख़त्म होगी उस पर डिपेंड करता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ुहैर भाई, आपकी वाली बात अब अपना ली, अब खामोशी तवील हो गई तो फिर क्या किया जाए? उसके लिए क्या दुआ मांगी जाए या वजीफा किया जाए? मैं समझता हूँ वजीफे की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा उसका खामोश हो जाए, दोनों पार्टी अगर खामोश हो जाए तो बाद में जब थोड़ा टेम्परामेंट लूज हो जाए फिर बैठ के उस मसले को अगर आप डिस्कस करें तो उसका सोल्यूशन निकला। उस वक्त क्योंकि दोनों हाइपर होते हैं तो दोनों हाइपर में फिर वो मर्द जो है वो कहता है कि अच्छा, मर्द को शुरू से हाकिम बनाया गया ना, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड बहुत सारे भाई माशाल्लाह, तो उनको ये ब्रॉटअप है कि तुम मर्द हो, तुम मतलब आदमियों की ब्रॉटअप होता है कि बीवी के ऊपर हावी हो। तो ऐसा क्यों कि बस बीवी जो है खामोश हो जाए, भी उसकी सुन लो एक दफ़ा वो क्या कहना चाह रही है। उस वक्त नहीं, जिस वक्त हाइपर है उस वक्त नहीं कहे, बाद में आप मैंने ऐसी बीवियां देखी हैं जिनके मियाँ इंतहाई हाइपर, इतने हाइपर थे कि 10 मिनट 5 मिनट खाना नहीं डोगे ना उठा के प्लेट थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन वो क्या करती थी खातून, उस वक्त उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब ठंडी हो गई हाँ प्लेट फेंकी थी। अब वो जब बात करती है ना, अब वो शर्मिंदा होता है, जब उसका टेम्परामेंट नीचे आ गया अब वो शर्मिंदा हो गया। वो उसके अंदर अच्छाई, मर्द की वो अच्छाई मौजूद है। देखो मर्द के अंदर भी अच्छाई, ठीक है कि उसे रियलाइजेशन हो जाए।
लेकिन मैं एक बात पे यहाँ बोलूँगी कि मर्द को हाकिम के दर्जे से बेहतर है निगहबानी के दर्जे पे खड़ा बिल्कुल, करो बिल्कुल, कि जी। मर्द निगहबान है। हाँ। वो बीवी का भी निगहबान है, वो माँ का भी निगहबान बिल्कुल। है, वो बहन का भी है, वो बेटी का भी है। बिल्कुल। तो जो निगहबान होते हैं ना, प्रोटेक्टर, वो हर तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हाकिम जो है उसका तो काम होता है हुकूमत करना, दबा हाँ। देना, सप्रेस करना। वो जालिम भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो आपकी और किस्मत जब है। आप हाकिम वाले एंगल से फिल्टर से देखते हैं ना, तो फिर लाइक एनी हाकिम, जब आपकी सल्तनत को आपको लगता है ना कि थ्रेटन हो रही है या आपके अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, फिर तो वो problem बड़ा एक होती है। एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं और आधे मसाइल इसी वजह से होते हैं। और अच्छा जब जी, लॉन्ग प्रिवेलिंग साइलेंस आ जाए, जो आपने जी, बात की थी, जी। तो शॉपिंग पे लेके जाया जाए और फर्शी शलवार जो है आजकल ट्रेंड में चल रही है। सारे मसले क्योंकि हल। कुछ खवातीन को जोड़ों के दर्द होते हैं ये और भी फिर वो बिल्कुल दर्द सही है। जोड़े खरीद के दूर होते बिल्कुल हैं। सही आपने बात की। आई थिंक ये तो इस वक्त हम अपने शॉपिंग मॉल्स में देख ही रहे होंगे। जल्दी से चलते हैं जी, मेरे ख्याल में हमारी मोतिया बिरयानी बिल्कुल तैयार है और इसके अलावा लजीजा की भी कुछ आज मीठा में कुछ बना था ना जी, रसमलाई थी। रसमलाई की तैयारी हो गई। मैं इतनी सारी चीज़ें तुम बनाती हो लड़की कि मैं भूल जाती हूँ। अच्छा जी, रसमलाई बन गई और बिरयानी प्लेटिंग भी। हो रही है, उसका हम क्लोजिंग में शॉट दिखाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि हबीब काजिम हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही प्यारी आवाज़, और मुझे बताया जा रहा है कि वक्त हमारे पास कम है। तो सिमरा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी, जल्दी जल्दी प्लेटिंग कर लो। ये जो आज हमने बातें की, बड़ी ये कहानी घर घर की है। इस वक्त जो बड़े घरेलू मसाइल पर अगर बात करूँ तो इस बात पर बहस हो रही होगी कि पहले दिन तुम्हारे घर वालों के पास जाएंगे या दूसरे दिन जाएंगे। ये वाली अभी स्केड्यूलिंग तय हो रही है, लेकिन आई होप कि आप इसको खुश उसलूबी से तय कर पाएँ। फैज़ान आपका, सादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई हमारे साथ मौजूद थे, इरम जी हमारे साथ मौजूद थी। सिमरा ने कर ली है प्लेटिंग, लग रही है खूबसूरत मोतिया बिरयानी, जो कि आप आलू गोश्त के साथ, कौरमे के साथ, किसी भी इस तरह के करी वाले राइस के साथ भी रख सकते हैं। और अच्छे से, जो मैंने इनसे फरमाइश की, जो मुझे लग रहा है थोड़ी देर में बना ही देंगी, लौकी वाले रायते के साथ भी enjoy कर सकते हैं, है ना भाई। चलो ठीक है जी, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दिस इज़ क्लोज टू द फिनिश लाइन। दुआओं में याद रखिए। हबीब की तरफ चलते हैं और एक खूबसूरत कलाम के साथ इस महफिल को अपने ख़िताम पे लेके आते हैं।